अच्छा सर, बारी बारी हम ज़रा सूबों पे भी आते हैं। बलूचिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये जो गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर केपी में तबाही मची है। सवात के अंदर जो हमने मनाजर देखे, बहाव बड़ा तेज़ था सर उस पानी का, एज इन ना इमारतें ठहरी ना गाड़ियाँ ठहरी, और बाकायदा खौफ आता है उस पानी के बहाव को देख के। उसकी क्या वजह है सर? देखिए, नॉर्मली जो हमारा है सवात और इसके ऊपर के इलाकों में मानसून की बारिशें कम पहुंचती हैं। पंजाब में रहती हैं, हमारा रावलाकोट तक और कश्मीर तक होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2010 में भी कुछ इस तरह का एक बना था कॉम्बिनेशन। अगर हमारा इंडिया की तरफ से या बे ऑफ बंगाल से एक सिस्टम मूव करता आता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी होता है। और अगर उसी टाइम पे हमारी वेस्टर्न सिस्टम जो है वेस्टर्ली वेव आ जाती है तो वो इसको पुल करके नर्दर्न साइड पे ऊपर अपवर्ड केपी के और सवात और कलाम तक ले जाती है। और इस उससे क्या होता है कि जो वेस्टर्न वेव होती है वो काफ़ी कूल होती है, उससे ज़्यादा बारिशें, उसी मॉइस्चर से काफ़ी ज़्यादा बारिशें। तो ऐसे ही हुआ है कि 2 दिन पहले से 23 और 24 तक तो सिंध और बलूचिस्तान में बारिशें होती रही, 25 तक, और 26 और 27 में वही मॉइस्चर था वो ऊपर अपलिफ्ट कर गया। उससे ये हुआ कि अगर मैदानी इलाकों में बारिशें होती हैं तो उसका बहाव उतना तेज़ नहीं होता। यहाँ चूँकि पहाड़ों पे एक तो बारिश का पानी जो है जज़ब नहीं होता, दूसरा उसका स्लोप इतनी ज़्यादा होती है, तीसरी उसमें सिवियरिटी ये होती है कि बारिश के साथ पत्थर और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा मड जो है और वो आ जाता है। अब वो उसका बहाव इतना तेज़ होता है और इतना फ्लो होता है कि वो आगे जो कोई भी चीज़ है वो ठहर नहीं सकती। और इस साल तो ये बारिशों की शिद्दत इतनी थी और उसमें से पानी का बहाव था तो कुछ जगहों पे 2007 में जो 2010 के फ्लड में जितना पानी था उससे भी ज़्यादा पानी आ गया। तो उसकी वजह से ये काफ़ी जो है ना जो है ख़तरनाक सूरत हाल बन गई। अच्छा सर, बलूचिस्तान की बात करें तो जो आदाद शुमार है 49.8 नॉर्मल होता है और यहाँ पर 263.7 नोट किया गया है, यानी ये भी डबल ट्रिपल फिगर है। अब बलूचिस्तान की तरफ सर अगर आते हैं तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे इस फ्लड को कंट्रोल होते हुए, या अभी मज़ीद कुछ खदशा मौजूद है यहाँ से पानी आने का? देखिए, जो बलूचिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, खुजदार वगैरह है, और इन इलाकों में तो बारिश होती है मानसून की, लेकिन जो नखुंडी, दालबंदी और पंजगूर उन इलाकों में तो मानसून बिल्कुल ही नहीं जाती। इस साल ये हुआ कि वहाँ जहाँ पूरे सीज़न की बारिश कुछ इलाकों में 5 या 7 मिलीमीटर होती तो वो सेवरल 100 तक पहुँच गई। और उससे ये हुआ कि वहाँ ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही वहाँ उन्होंने, क्योंकि बारिश नहीं होती, और ना ही कोई ऐसा दरिया है जो गेज नाले हैं, और दूसरा ये कि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वहाँ काश्तकारी नहीं होती। जहाँ काश्तकारी होती है वहाँ आपने पानी के कोर्स बने होते हैं, बटें बनी होती है, खाले बने होते हैं, तो वो पानी को कुछ रोक लेते हैं। और बलूचिस्तान में क्या होता है, जब बारिश होती है तो पहाड़ों से या स्लोप है और रेला जब बनता है तो आगे से उसको स्मूथ जो ज़मीन मिलती है वो आगे तक चलता जाता है। दूसरा ये कि इस इलाके में जो जितने भी बलूचिस्तान के ये इलाके हैं, यहाँ गरीब लोग रहते हैं, या तो वो रेवड़ पालते हैं या कुछ और छोटी मोटी खेती बाड़ी करते हैं। उनके अक्सर मकान देखें तो कच्चे हैं या कमज़ोर हैं, और वो फिर ये है कि पानी के जो बहाव का वो बिल्कुल ही मुकाबला नहीं कर सकते, और वो गरीब लोग हैं, उनके पास कोई इतना इंतज़ाम भी नहीं होता, तो वहाँ फिर जो है ख़तरनाक हद तक उनका नुकसान होता है। और दूसरा ये होता है कि वहाँ जो है पानी तो गुजर जाएगा, और इस बार देखें कि उनके कितने डैम थे जो बने थे बहुत ज़्यादा बहाव की वजह के, कुछ उसकी क्वालिटी की वजह से वो जो है ना सिर्फ उसमें से पानी निकला, वो उनका अपना स्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। अब उसमें से कुछ ऐसे खदशात भी इज़हार किए जाते हैं कि अगर ये पानी चंद दिनों तक निकल जाएगा, 10 दिन, उसके बाद नॉर्मली बारिशें बलूचिस्तान में बहुत कम होती हैं। अगर सितंबर का महीना या अक्टूबर तक लगा लें तो ये सारी ज़मीन खुश्क हो जाएगी। अब जो जितने आपके डैम थे या वाटर स्टोरेज थे वो तो आपके रहे नहीं, तो हो सकता है कि इतने ज़्यादा बारिशों के बावजूद हमें अक्टूबर में या नवंबर में खुश्क साली का सामना हो। हमारे पास फिर एक किस्म का खुश्क साली इस तरह बन जाएगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा। अगर हमने जानवर कोई बच गया उसको पानी पिलाना उसके लिए मुश्किल होगी। और तीसरा ये होगा, अगर हमने कोई काश्तकारी करनी तो उसके लिए पानी बलूचिस्तान में बहुत कम अवेलेबल होगा। तो हमारी जो बद इंतज़ामी या कम इंतज़ामी से ये होगा कि इतनी बारिशों के बावजूद हम खुश्क साली का शिकार भी हो जाएंगे। अंदाज़ा करें कि इतना पानी होने के बावजूद कुछ महीने बाद ये नहीं पता कि नए चैलेंजेस बलूचिस्तान के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और ओवरऑल इकॉनमी पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा सर, एक मैप बड़ा सर्कुलेट सोशल मीडिया पे कर रहा है और उसके अंदर आधा हिस्सा जो मैप का पाकिस्तान का है वो लाल दिखाई दे रहा है सैलाब से।
तो बड़ा वो टॉर्चरिंग होता है देख के कि आपके मुल्क का कुछ इस तरह का हाल हो कि तबाही बहुत ज़्यादा हो रही है। सर मुझे ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब की बात कर लेते हैं हम। जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है, कितना नुकसान आपको लगता है वहाँ पे पिछले अरसे से ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, कम हुआ है? देखें, जनूबी पंजाब में हमारे बारिशें नॉर्मली कम होती हैं, मानसून की होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। वहाँ भी जो है बारिश दो तरीके से, एक तो बड़ी ज़्यादा मकदार में और लगातार हुई। जब लगातार बारिश होती तो आपके जो मकानात होते हैं, जब लगातार उसमें बारिश का पानी पड़ता तो वो उसकी दीवारें बैठ जाती हैं, पानी के बहाव की वजह से छतें गिर जाती हैं। और दूसरा यह कि पानी का बहाव इतना था और लेवल इतना 3-4 फुट था, तो इन इलाकों में इंडस्ट्री तो कोई है नहीं, कुछ ज़राअत है। बाकी लोग आप देखेंगे जितने कुर्बानी के जानवर आते हैं इन्हीं इलाकों में, रहीम यारखा में, राजनपुर में पाले जाते हैं, ख़ासतौर पर छोटे जानवर। अब वो उनके रेवड़ हैं वो सारे के सारे इसमें बह गए। जो हमारी भेड़ बकरी है, ये पानी का जानवर तो है नहीं, अगर ये पानी के रेजिस्ट भी नहीं कर सकती, अगर 1-2 फुट पानी है तो इसमें 1-2 दिन के ज़्यादा ये सर्वाइव करना बगैर चारे के भी मुश्किल है। एक तो उनका ये सारा जो मेन थी उनकी जितनी इकोनॉमिक्स थी वो थी, और दूसरी जो फसल है वहाँ ज़्यादा होती है कपास, और कपास ऐसी फसल है कि जो जिसको बहुत कम पानी चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा पानी है तो इसकी जड़ें तक गल जाती हैं, और ये हमारी कैश क्रॉप है जो हम जिससे ज़रा मुबादला कमाते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें, उनके जो रेवड़ थे और कपास थी वो तो बिल्कुल तबाह होगी। तीसरी चीज़ आती है जो सारे मुल्क को डायरेक्टली फ़ौरन अफेक्ट करेगी, वो है सब्ज़ियात। वहाँ और अब देखें कि सिंध में जहाँ सारे पानी पानी है, वहाँ अब से पहले तो पहाड़ी इलाके का प्याज आता है, अब से वो प्याज सितंबर से लेकर फरवरी मार्च तक सिंध का प्याज है जो हमारे सारे पाकिस्तान में इस्तेमाल, वो बिल्कुल तबाह हो गया। और सब्जियां जो हैं वो भी उसमें से बिल्कुल अफेक्ट हुई। अभी क्या होगा कि फौरी जिनके घरों में, जो देखें घरों में जब पानी आएगा, उन्हें घरों में अपने खाने के लिए गंदम और जो चीज़ रखी हुई थी तो पूरे इलाके में सब वो तो ख़त्म होगी। अब हम उन लोगों को फीड करने के लिए, जबकि पहले अदाद शुमार है ये थे कि पाकिस्तान में एट द एंड ऑफ द ईयर आपके शायद गंदम का या आटे का थोड़ा सा काफ़ी मसला बनेगा, या महंगाई होगी या शार्टेज होगी। अगर गवर्नमेंट ने उसको मैनेज भी कर लिया है तो ये इतनी बड़ी आबादी के लिए दोबारा और जो क्वांटिटी होगी उसको मैनेज करना एक और मसला होगा। और उनकी एक तो तबाही हुई, दूसरा उनको चीज़ें जो मिलेंगी सभी को काफ़ी कॉस्टली मिलेंगी, तो ये उन इलाकों के लिए। अब दूसरा ये कि जो क्रॉप्स हैं, अगर ज़राअत का नुकसान होता है तो फसल तबाह हो जाती है, तो आप ज़मीन खुश्क होती तो उसमें बीज डालेंगे तो 3 से 4 महीने में आपको फसल मिल जाएगी। अब बारिशों की वजह से फौरी तौर पे चारा और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अगर आपका लाइफ स्टॉक तबाह हो जाता है, मर गया, तो वो आप कैसे करेंगे? वो तो आप नहीं हो सकता। हुआ भी है नुकसान, लोगों के हुआ है, लेकिन उसको आप जनरेट करने के लिए 5 से 6 साल लगेंगे। या तो गवर्नमेंट फौरी तौर पे छोटे जानवर इंपोर्ट करके उन लोगों को जिसकी 50 बकरियां थी उसको 5-5 दे दे ताकि वो सर्वाइव कर लें। उनके पास ना और कोई मजदूरी है, यही रेवड़ थे, इंडस्ट्री है नहीं। अब वो क्या करेंगे? शहरों की तरफ जाएंगे, स्किल्ड पर्सन है नहीं, और इतने लोगों को कहाँ अकोमोडेट करेंगे? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अब चूँकि इन इलाकों में पानी खड़ा हुआ है और तकरीबन बलूचिस्तान का तो ज़मीनी रास्ता ही मुनक़ता है फ़िलहाल, तो ट्रैवलिंग भी बड़ी मुश्किल हो रही है, जो टीम्स भी जा रही हैं पता नहीं किस तरह पहुँच रही हैं अपनी मदद आपके तहत। सर, ये पानी नीचे उतरने में और इससे निकास होने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, बलूचिस्तान का तो थोड़ी स्लोप है और वो समुद्र में या आके दरिया में निकल जाएगा, वो उससे हफ्ता 10 दिन में या 2 हफ्ते में वो मसला सेटल डाउन हो जाएगा। सबसे ख़तरनाक मसला है सिंध का। सिंध के जो इलाके हैं वो 2011 में भी बारिशें हुई थी, तो वो उसमें समुद्र भी उस इलाकों से ऊपर है और दरिया भी उनसे ऊपर है, तो वो जो पानी है वो किसी तरह मूव नहीं करता। सिंध में आप देखेंगे तो पानी के रेले नहीं बनते। थट्टा बदीन में और दूसरे इलाकों में जितने हैं वो इलाके ऐसे जहाँ स्लोप है ही नहीं, और ज़मीन जो है नीचे वो पानी वहीं खड़ा रहेगा। बाद दफ़ा 5-5 महीने लगते हैं उस पानी को, 4-4 महीने वहीं से एवेपोरेट। और नीचे ज़मीन ऐसी है, कुछ रॉक्स हैं नीचे, कुछ ऐसी पथरीली ज़मीन है कि पानी पंजाब की तरह उसमें पेनिट्रेट भी नहीं करता, जज़ब भी नहीं होता। तो सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम आर्टिफिशियल तरीके का कि इस पानी को निकाला जाए, क्या हो सकता है? इतने बड़ी मकदार में निकालना तो मुश्किल होता है। देखें, जहाँ जहाँ स्लोप है वहाँ फौरी तौर पे नुकसान ज़्यादा होकर रेले बने और लोगों की चीज़ें तबाह होगी, उसमें से बह गई। लेकिन सिंध में जो हुआ वो पानी खड़ा है और वो खड़ा रहेगा, और उसको ज़्यादा देर तक हो सकता है कि एक सीज़न की फसल ही तबाह हो जाए, उसमें काश्ती ना कर सके।
तो सिंध में ये सूरत हाल ये ज़्यादा इलाकों में ये होती है। और पंजाब में अब जो हमारा डेरा गाजी खां राजनपुर में हुआ है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा जो है पहाड़ी जो इलाके हैं हमारे हिल टॉरेंट है डीजी खां के, उसकी वजह से नाले में जो छोटे नाले जिसको हम कहते हैं वहाँ 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी वहाँ से गुजरा। अभी झेलम में देखें तो जो दरिया झेलम में 30-35 हज़ार क्यूसेक पानी आ रहा है, रावी में 10-15 हज़ार, तो वो 3.5 लाख का रेला जब गुजरता है उसमें तबाही तो लानी, लेकिन वहाँ ये होगा कि वो जल्दी यहाँ से खुश्क हो, तबाही तो हुई है, लेकिन यहाँ जो हमारे जनूबी पंजाब से भी पानी चंद दिनों में निकल जाएगा, यहाँ वो रुकने वाला सर। अब ये झेलम और रावी के इर्द गिर्द जो गांव आबाद हैं या जो, उनको तो कोई ख़तरा नहीं है? नहीं, उनको कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि अभी अगले चंद नॉर्मली जो बारिशों का शिद्दत होती है 15 सितंबर तक होती है, उसके बाद बारिशें जो है वो उसकी वो भी तो उसकी उतनी मकदार कम होती है। अभी अगले 1 हफ्ता 10 दिन तक कोई बहुत बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है, 6-7 सितंबर, तो उसके बाद 1 हफ्ता बचता है। तो जो झेलम है और झेलम का हमारा जो है मंगला डैम, अभी वो 44% बढ़ा है, 56% खाली है, तो वो भरने के कोई चांस नहीं है। बड़ी भी स्पेल आ जाए तो उसका चांस नहीं। तरबेला डैम अलबत्ता भर चुका है, और रावी में भी उनके जो डैम्स हैं वो अभी खाली हैं इंडिया के, तो वो जब तक वो भरेंगे नहीं तो वो उसको पानी छोड़ने का इम्कान नहीं है। लेकिन एक सूरत हाल होती है कि उनका डैम हमारे बॉर्डर के करीब तो नहीं है, अगर उसमें से 100-200 किलोमीटर का वास्ता इन बिटवीन हमारे बॉर्डर के और दरमियान में कोई बारिशें आती हैं तो वो पानी का रेला बन के आ जाता है, तो उसमें फ़िलहाल तो ऐसा चांस नहीं। तो लेकिन अभी 15 दिन पड़े हैं, तो मेन जो सीज़न है तकरीबन वो एक किस्म का गुजर चुका है, अगले तो उसमें उतने ख़तरात नहीं, अगर हुए भी तो इतना बड़ा नहीं बन सकेगा। बड़ा तफसीलन सर आपने बताया इस मानसून रेल और सैलाबी सूरत हाल के बारे में, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पानी कहीं पे उतर जाएगा, कहीं पे नहीं उतरेगा, जहाँ पे खड़ा रहेगा वहाँ पर मुश्किलात जो हैं वो बरकरार रहेंगी। इसके अलावा ज़राअत मुकम्मल तौर पे अपसेट हो चुकी है, खाने पीने की अशिया नहीं है, जिनका लाइफ स्टॉक था वो पानी में बह गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हुआ है। सो सूरत हाल काफ़ी बुरी है। तो हमें, मेरा ख्याल है, एक तो इंतज़ामिया को मुतहरिक होना चाहिए, दूसरा अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाना चाहिए, और बाद के जो चैलेंजेस है उससे भी हम निमट जाएँ। शायद साहब सर एक आखिरी बात, हमारी कोताही कहाँ नज़र आई इस पूरे सिलसिले में? कल भी एक जगह बात हो रही थी कि ये प्लानिंग की, तो प्लानिंग हमारी बहुत बेहतर है और उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी मैच करती है, लेकिन उसका यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का फैक्टर आता है। तो हम ये सोच लेते हैं कि कहाँ इस दफ़ा कब आना है, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर हम कहें ना कि प्लानिंग नहीं है, दूसरी चीज़ नहीं, तो 2010 के फ्लड के बाद या अब ये NDM में और PDM में, और पहले इरा बनी थी और इनकी अथॉरिटी बनी, इनके रूल तो रेगुलेशन हर चीज़ जो है वो बहुत बेहतर है और प्लानिंग के हद तक, और उसमें हर तहसील, सब तहसील लेवल तक यहाँ तक है कि आपने स्टॉक जो है मेडिसिन का है, एनिमल के जो है उसके चारे के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए, इवन उसके रेस्क्यू के लिए करना है। अभी यही चीज़ों का जब हमें अंदाज़ा था, तो अगर हम जनूबी पंजाब से, तो वो जो छोटे जानवर से उनको रेस्क्यू करके कहीं चंद दिनों के लिए और शिफ्ट कर देते, और जिस बंदे की 20 बकरियां थी उसको उसी के खर्चे पे करके उसको 15, जब सैलाब उतर जाता 20 की बजाय 15 वापस कर देता, तब भी वो खुश होता। अब 20 की 20 गई। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन का फैक्टर, डिपार्टमेंट फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन अपना काम कर रहा है, तो इनके बाद जिसने काम करना था वो उसका जवाब कौन देगा? अब जारी बात है उनका काम भी तो इन्होंने नहीं करना, लेकिन ये कोताही कहीं ना कहीं तो हमसे हुई है। लेकिन अब कोशिश करनी है, पूरी कौम को मिलकर खड़े होना है और लड़ना है इस नेचुरल कैलामिटी से, और अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका, आपके वक्त का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं।